मेरे से वो हो रहा है। हाँ, ठीक है। नमस्कार। हमारे साथ आज वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने चमोली जिले में गैरसैंण में भूख हड़ताल की थी और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आंदोलनकारी, पूर्व सैनिक, माटी के लाल, भुवन कठाई। भुवन कठाई जी, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। भुवन कठाई जी, ये बताइए कि हमें थोड़ा सा, आपको आज शंखनाद इंडिया में आए हैं, थोड़ा सा विस्तार से ही बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, मेरा जन्म अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया ब्लॉक के त्राताल क्षेत्र के अंशारी ग्राम सभा में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद, जन्म के बाद आपकी पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई सर मैंने कक्षा 2 तक अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल में की। उसके पश्चात मैं अपने ताऊजी के साथ दिल्ली वेस्ट विनोद नगर में मैंने वहां तक 8वीं की परीक्षा दी। परंतु जो बचपन से एक पहाड़ का प्रेम था वो मुझे दोबारा पहाड़ में खींच लाया और मैंने 9th से अपनी 11th तक की पढ़ाई पुनः फिर अपने ही चौखुटिया ब्लॉक में की। कैसे आपका मन हुआ कि आप सेना में गए और क्या स्थितियां रही आपकी और किस तरह आपके सेना में जाने का मन हुआ? सेना का मन तो उत्तराखंड के संपूर्ण युवाओं के मन में रहता है कि वो सेना में जाए। तो ऐसे ही मेरे बचपन से ही सेना में जाने का और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी जो बचपन की थी। हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि बाद में जब युवावस्था हुई तो एक रोजगार का भी हम पहाड़ी समाज के लिए, उत्तराखंड के लिए उसके मांग सकते हैं। लेकिन जो बचपन की मेरी धारणा थी कि सेना में जाए और अपने देश के लिए कुछ कर जाए, इस वजह से हमने सेना को ही चुना। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन हमारा सेना ही था। हाँ जी, सेना में आप कब रिटायरमेंट आई? मैं सर 2019 जनवरी को रिटायर हो गया था और 2002 जनवरी को मैं भर्ती हुआ। रिटायरमेंट के बाद कैसे आपका जो मन आया कि आप गढ़वाल में रहकर गढ़वाल के मुद्दों पर जो आप बातचीत करते हैं, कैसे आपके मन में सवाल आया? एक्चुअली सर मैं जब रिटायर मेरे होने के, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ऊपर से बाबा केदार हैं और नीचे से आप सभी लोग हैं। तो मेरे रिटायर के केवल 2 ही कारण थे। एक तो मैं सेना को 100% नहीं दे पा रहा था, कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण। तो मैंने सोचा कि हम जब सेना से जाएंगे तो एक नया युवा आएगा और उस सेना को 100% या 90% देगा। और दूसरा कारण था कि मेरी माताजी की भी तबीयत खराब रहती थी, तो मैंने सोचा कि कुछ समय अपने परिवार के साथ भी रहूंगा। तो ये 2 मेरे मुख्य कारण थे सेना से सेवानिवृत्ति लेने के। हाँ जी, जब आप गैरसैंण में अभी भूख हड़ताल पे बैठे, क्या आपके मन में आया कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूं? एक्चुअली मन में क्या था, सभी उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं या जो हमारे मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, सभी लोग चाहते थे कि पहाड़ विरोधियों का इस्तीफा हो, जिसमें मुख्य उसमें प्रेमचंद अग्रवाल जी और स्पीकर रितु खंडूरी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट जी और सुबोध उनियाल जी, सभी लोग चाह रहे थे। हम जगह जगह सभी आंदोलनकारी लोग कर्मिक अनशन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। तो पूरा उत्तराखंड जो था आंदोलित था। परंतु जब 6 तारीख को गैरसैंण रैली में हम भी गए थे, उसके तत्पश्चात जब मैं घर पहुंचा शाम को, शायद 7 तारीख की बात थी या मार्च या 6 की थी, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि प्रेमचंद अग्रवाल जी का तो पदोन्नति होगी। तो मैं लगभग रात के 11:30-12 बजे तक, जैसे पहाड़ में आपको मालूम है 7-8 बजे सो जाते हैं, तो मैं भी अपने रूम में बच्चों के साथ था, सो ही रहा था, परंतु नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल बेचैनियां हो रही थी कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं कि इनका इस्तीफा, और सरकार ने इनकी पदोन्नति कर दी। तो एक अजीब सा मन में, मतलब सहन बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। तो अचानक ही रात को लगभग 10:30 बजे के बाद मैंने फैसला लिया और मैंने एक पत्र लिखा सोशल मीडिया के लिए कि प्रेमचंद का इस्तीफा या मेरी मृत्यु। तो मैंने रात को लिखा, फिर उसको तुरंत उसी टाइम मैंने पत्र को सोशल मीडिया में डाला
और फिर मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं सुबह उजाला होने का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उजाला हुआ और साफ उजाला हुआ तो मैंने अपनी बाइक भी सोशल मीडिया में डाली। और उसके बाद मुझे पता था कि हालांकि मैंने हल्द्वानी रैली में पहले से मेरा तय था जाना, परंतु मैंने अपना घर वगैरह सब छोड़ के उस टाइम फोन भी स्विच ऑफ किया। मैं हल्द्वानी रैली में चला गया, जहां से मेरे पास कुछ और ऊर्जा आई। और उसके बाद मैं घर भी लेट ही पहुंचा, ताकि घर वाले ना समझाए या कोई मित्र लोग ना समझाए। समझाने को बहुतों ने समझाया, परंतु मैंने किसी की नहीं सुनी। और 11 तारीख को मैंने किसी से कहा भी नहीं कि आप मेरे साथ आइए। बेशक मैंने सोशल मीडिया में मैसेज जरूर डाला था, पर मैंने किसी से कहा नहीं था। और कई मित्र कहते हैं कि ज्ञापन देना, मैंने कहा मुझे ज्ञापन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञापन तो हम 25 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। तो एक आप उसे कह सकते हैं कि बाबा केदार की इच्छा थी या क्या था, जो मेरे को इतनी बेचैनी हुई, और आप लोगों के आशीर्वाद से और सहयोग से एक सफलता मिली। भुवन कठा जी, आपने एक अभी बहुत गंभीर सवाल किया कि मृत्यु, और जो ये मृत्यु शब्द है ये बहुत कठिन होता है। और आपने इतना बड़ा संकल्प ले लिया कि या तो मैं मृत्यु पे चला जाऊंगा और या तो प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा होगा। तो क्या कैसे चुना आपने इसको? सर, उसका मुख्य कारण क्या था, मैं सरकार से उतना दुखी नहीं था, या प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे जो उत्तराखंड विरोधी हैं, मैं उनसे उतना दुखी नहीं था जितना दुखी मैं अपने समाज से था। क्योंकि मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारा समाज क्यों नहीं समझ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी नेता क्या आपके बच्चों की फीस दे रहा है, या आपके घर में राशन भर रहा है, या आपका मेडिकल फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो क्यों डरे हम इनसे? क्यों डर रहे हैं हम इनसे? चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी। सर देखिए, 25 साल हो गए हैं हमारे राज्य बने हुए। हमारे आंदोलन इस उत्तर प्रदेश में, तो क्या जरूरत थी राज्य अलग करने की? कहाँ गए हमारे मुद्दे? 25 साल हो गए, शहीदों की आत्मा जिसमें 42 शहादतें हुई, कहाँ गया गैर राजधानी? और किस पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर इस राज्य का गठन किया गया था? लघु उद्योग से लेके, जल से लेके, जमीन से लेके, बागवानी से लेके, दुग्ध उत्पादन से, कहाँ गए वो सब कुछ? और उसकी जगह तो लगातार कल्याण हो रहा है। तो मैं दुखी ज्यादा अपने समाज से था, हमारा नैतिक खनन कर दिया है इन नेताओं ने। मैं दुखी इससे ज्यादा था। तो मैं ये दिक्कत तब जाके मैं ज्यादा दुखी हुआ कि हमारा समाज जा रहा है, हमारा नैतिक पतन, सामाजिक पतन, सभी पतन कर दिया हमारा इन राष्ट्रीय दलों ने को, चाहे नेताओं ने को, जो 25 साल से उत्तराखंड में राज्य कर रहे हैं। क्या हमारे पुरखों की पहचान थी? पूरा विश्व सर हमको पहला नंबर था हमारा ईमानदारी और मेहनत पर। लेकिन आज हमारे नेताओं ने हमें भ्रष्ट और बेमान बना दिया चंद छोटी छोटी लालचों के लिए। तो मैं ज्यादा दुखी अपने समाज से था। अगर हमारा समाज एक होता तो प्रेमचंद अग्रवाल जैसी की क्या हिम्मत थी। और प्रेमचंद अग्रवाल ने केवल एक बार गाली नहीं दी है, उसने उससे पहले एक सुरेंद्र नेगी को, बड़े समाज में क्या एक मंत्री को ये शोभा देता है? पूरे खड़े ऋषिकेश में खड़े समाज के बीच में एक युवा को उसने पीटा, और उसके बाद मेयर चुनाव के समय में उसने उसके एक समर्थक ने इतनी बुरी गाली दी जो मेरे मुंह से वो शब्द निकल भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद उसने खुलेआम कहा है कि इन पहाड़ियों को ये तुम बदतमीजी करो, मैं देख लूंगा। तो ये प्रेमचंद अग्रवाल जैसे पैदा किसने किए? हम ही लोगों ने तो किए। तो मेरा दुख का कारण सरकार और ऐसे प्रेमचंद ये नहीं थे। मेरा दुख का कारण, सबसे बड़े दुख का कारण था हमारी समाज, जो हमारी समाज समझ नहीं रही इस चीज को कि हम किस सभ्यता से आते हैं, किस संस्कृति से आते हैं, क्या हमारा अस्तित्व था। आज हम बिल्कुल बिक चुके हैं। मेरा दुख का कारण यह था। तो क्या करें इस समाज में जी? हम लगातार कोई 25 साल से संघर्ष कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है, और लगातार 4 साल से मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ। और तब मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण यह था, क्या करें फिर सर ऐसे समाज में जी के? क्या हमारे बुजुर्गों की कल्पना थी? आप चाहिए सर 30 साल पहले या 20 साल पहले अगर कोई व्यक्ति अगर घर में आता था, बोलता था 100 रुपए पकड़ो मेरे को वोट देना, तो जूते पड़ते थे उसको। आज हमारे लोग सबसे पैसे ले रहे हैं, दारू ले रहे हैं, मुर्गा खा ले रहे हैं, और कोई मतलब ही नहीं है क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या हमारे प्रदेश में हो रहा है। हम तो कहते हैं अपने प्रदेश निवासियों से पहले प्रदेश को भी देखो, देश को भी देखो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे लिए सबसे पहले मेरा राष्ट्र है, मेरे राष्ट्र के बाद मेरा प्रदेश भी मेरे लिए है, मेरा समाज मेरे लिए। अगर हम अपने समाज को ही नहीं सुधार सकते हैं तो हम देश के लिए क्या करेंगे? तो दुख का कारण सर मेरा ही समाज था मेरे लिए।
भुवन कठा जी, आपने अभी कहा कि जो चुनाव है, चुनाव को लेकर लोग शराब ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और फिर वोट करते हैं। क्या ये सिस्टम जो है, जो हमारा पहाड़ का जो सिस्टम होता था जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि जो पहाड़ के लोग हैं, वह क्या अपनी विचारधारा या अपने सिस्टम से कहीं भटक चुके हैं? जी बिल्कुल भटक चुके हैं। मैं आपसे पहले कह चुका कि हमारा नैतिक पतन हो चुका है। और कुछ राष्ट्र के नाम हम नहीं मना नहीं कर रहा है, तो हम कह रहे हैं किसी को भी वोट दीजिए। लेकिन आप बताइए सर, अंकिता भंडारी कांड हुआ, क्या वो अंकिता भंडारी किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने, मैं विशेष तौर पर कहूंगा जो सत्ता पक्ष में, किसी ने बोला क्या क्या आप इंतजार कर रहे हो कल आपकी बेटी या मेरी बेटी के साथ वो घटना हो? तो ये दुर्भाग्य की बात है, हमारे सोचने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। और हम पूछना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी भी हो, उसमें उनके कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ उनकी अच्छाई कहाँ, उनका जमीर कहाँ मर गया जब अंकिता भंडारी जैसे कांड होते हैं? क्यों नहीं आगे आते हैं? क्या अंकिता भंडारी? भुवन भुवन कठा जी, आप अंकिता भंडारी का जिक्र कर रहे हैं। जो अंकिता भंडारी न्याय की बात जिसको लेकर सारा प्रदेश आज, बेटी थी वो जवान बिटिया चली गई है और दुख सब लोगों को है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी माननीय न्यायालय में फैसला होना है। और जिस तरह से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी सीबीआई जो जांच की मांग वो खारिज हो चुकी है, तो जो न्याय व्यवस्था है, जो बिटिया के साथ जो हुआ, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, न्याय व्यवस्था पे तो हमें भरोसा है, अपने संविधान पे भी भरोसा है, परंतु न्याय व्यवस्था भी वही करेगी जो हम उसको दिखाएंगे। मैं इसमें गलती मानता हूँ रेणुका बिष्ट जी की। क्यों नहीं उसका गला पकड़ा गया? वहां के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, क्यों नहीं कहा गया उनसे कि भाई आपने क्यों टोड़ा करके? भाई सत्यता तो सत्यता है। मैं कहना चाहता हूँ कल को किसी आप ही की जब बिटिया होगी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, तब क्या करोगे आप? क्या इंतजार कर रहे हो? मैं चाह रहा हूँ चाहे वो किसी भी धर्म हो, किसी भी संगठन में हो, जो ऐसे गंदे जो लोग हैं उनका गला पकड़ा जाए। मैं सर एक चीज पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ, मान के चलो मैं अपने भी ले लें किसी भी लोग, अगर हमारे घर का बच्चा कहीं पर गलत करता है, हम उसको डांटते हैं? डांटते नहीं डांटते सर? डांटने के बाद नहीं मानता, दो चार थप्पड़ भी लगाते हैं, परंतु हमारी राजनीति में क्या हो जाता है, माना किसी को भी दे रहे, जब आपके पक्ष का व्यक्ति या विधायक या जो भी है गलती करे तो आप उसको क्यों नहीं डांट रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं उसको? ये तो आपने चलो कठा जी की समाज की बात कही है कि चलो समाज में लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं, लोग समाज सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आपने तो गैरसैंण में कह दिया था कि मैं अगर भूख हड़ताल पे बैठता हूं और भूख हड़ताल के बाद मुझे कुछ होता है तो मेरी पत्नी भूख हड़ताल पे बैठी। आपने ऐसे फैसले लेने की, आपको क्या जरूरत थी ऐसे लेने की? जी ये स्वाभिमान की लड़ाई थी, और मैंने अपनी धर्मपत्नी से क्योंकि वो भी मतलब पहले नहीं चाह रही होगी, परंतु मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और स्वाभिमान के साथ ही जीना चाहता हूँ, स्वाभिमान के साथ ही मरना चाहता हूँ। तो मैंने समझा, अपनी धर्मपत्नी को भी समझाया, देखो अगर मैं कहीं रोड एक्सीडेंट में मर जाता हूँ या किसी के आपसी झगड़े में मर जाता हूँ या बीमारी से मर जाता हूँ, वो मरना सही है या स्वाभिमान के लिए मरना सही है? तो उनकी समझ में आई। उन्होंने कहा, जबकि वो पहले से तैयार हुए थे मेरे साथ बैठने के लिए, मैंने कहा आप रुकिए, जब मुझे कुछ हो जाता है उसके बाद आप मेरी जगह को पकड़िए, और ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए जब तक मेरे परिवार का एक भी सदस्य, मैंने सबको यही कहा था, ये आंदोलन तब तक मेरे परिवार में एक सदस्य, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। भुवन कठा जी, आप स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, आप सेना से आते हैं, हमें पता है कि आप सेना बाहुल्य परिवार से आते हैं। लेकिन सैनिक हो गया, आम लोग होगा, वो स्वाभिमान की बात करते हैं। लेकिन जो हमारे देश के नेता हैं, जो सिस्टम है, क्या इनका स्वाभिमान कहाँ खड़ा रहता है? स्वाभिमान मर चुका है सर, बिल्कुल मर चुका है। और हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई प्रदेश आपका भी तो है ये केवल आंदोलनकारी या भुवन कठारिया का ही प्रदेश थोड़ी है, स्वाभिमान तो सभी का है। कहाँ मर गया? मैं यही मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ आप लोगों का स्वाभिमान मर गया है? मेरा मानना है इस धरती में किसी का भी आना निश्चित नहीं है, ना आपका ना मेरा और किसी का, लेकिन जाना निश्चित है सर। और किसी को ये पता नहीं कि एक कौन से सेकंड में, ये तो आप बता दीजिए मुझे कि भाई मैं इतने टाइम में चले जाऊंगा तब भी हम मांगेंगे, कुछ अच्छा करके क्यों ना जाए? कोई रहा इस धरती में? कोई नहीं रहा। चाहे आप कितना पैसा कमा लो, कितना नाम कमा लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं रहा। कम से कम अपनी आत्मा को शांति के लिए कुछ अच्छे काम तो करो। और मैं
अपने जितने भी प्रदेश के विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे आम जनमानस हो, सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी भी ना सुनिए। मुझे कोई जरूरत नहीं हीरो बनाने की, परंतु कम से कम एक बार आत्ममंथन तो कीजिए कि हमारा नैतिक पतन हो रहा है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है, किस भूमि के हम हैं। मैं जब एक अनपढ़ आदमी इतना सोच सकता हूँ, आप तो इतने बुद्धि लोग हैं, कुछ सोचिए और हमारे समाज को भी समझाइए। मैं सभी बुद्धिजीवियों से, सभी आंदोलनकारियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़ के देश प्रदेश हित में आइए और देश हित में भी आइए, क्योंकि इस धरती से एक दिन सबने जाना है। भुवन कठा जी, आप गैरसैंण क्षेत्र से आते हैं, जो उत्तराखंड की अस्मिता का कहेंगे, जिसको शहीदों की राजधानी कहेंगे, आप उस क्षेत्र से आते हैं। क्या आप जब गैरसैंण के पास, आप, मुझे लगता है कि चौखुटिया के आसपास कहीं आपका घर है जैसे हमें पता चला है, तो क्या आपके मन में गैरसैंण राजधानी के प्रति किस तरह की पीड़ा है, और क्या गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए थी? और जो इतने साल हो गए, 25 साल हो गए, और अभी तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? गैरसैंण सर एक तो क्या है, पूरे उत्तराखंड का सेंटर है, और दूसरा हमारे आंदोलनकारियों ने और शहीदों ने राज्य बनने से पहले गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया। तो अभी तक 25 वर्ष हो गए हैं, क्यों उसको राजधानी नहीं बनाई गई? आप देखिए, कोई भी हिमालय स्टेट देखिए, सबकी राजधानी पहाड़ों में ही है। और यहाँ तक कि मैं थोड़ा सा 72 में जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे, परमार साहब जी, तो उन्होंने तो वहां टेंटों पर राजधानी लगाई, और यहाँ तक कह दिया जिस विधायक ने रहना है यहाँ रहिए, जिसने नहीं रहना चाहिए। तो हमारे नेताओं को क्या हो गया? तो इन्होंने सोचना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, बेशक कुछ समय रुक सकता हूं, लेकिन मैं इन मुद्दों को छोड़ूंगा नहीं, और ना ही स्वाभिमान को छोड़ूंगा। ठीक है, आप कहते हैं कि गैरसैंण, अब देखो 2012-13 के में जब गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र हुआ, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, तो विजय बहुगुणा के मन में कहीं ना कहीं सवाल आया कि गैरसैंण पहाड़ का एक अभिन्न अंग है और वहां राजधानी बननी चाहिए। तो पहली बार जब गैरसैंण में सरकार गई, तो पहली बार उन्होंने टेंटों, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि परमार जी ने वहां सबसे पहले राजधानी टेंटों में चलाई, लेकिन तो गैरसैंण में राजधानी पहली बार टेंटों, और उसके बाद आज काम करते करते गैरसैंण में विधानसभा भवन बन गया, जिस पर लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि जो 700-800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से घोषित कर दी थी, तो उसके बाद क्या अब आपके मन में क्या सवाल है कि गैरसैंण को लेके, कि भाई जब वहां इतना पैसा खर्च हो गया, लोगों की जो भावनाएं हैं, तो क्या लगता है कि गैरसैंण के आसपास के लोग, क्योंकि आप गैरसैंण में ही रहते हैं, तो आसपास के लोगों के मन में क्या सवाल है कि गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए या नहीं? जी देखिए, उत्तराखंड का पूरा समाज चाहता है, और यहाँ तक जो हमारे प्रवासी भाई अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि गैरसैंण स्थायी राजधानी होनी चाहिए। परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि गैरसैंण के आसपास, बिल्कुल आसपास रहते हैं 1-2 किलोमीटर के अंदर में, तो वहां कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से, या जो लोग नहीं चाहते हैं कि गैरसैंण बने, तो उन्होंने एक भ्रांति वहां फैलाई कि अगर यहाँ राजधानी बनेगी, बाहर के लोग आएंगे, वो आएंगे और जो है तुम्हारी बहू बेटियों के साथ यहाँ पर बदतमीजी करेंगे। इसलिए थोड़ा सा, जो सबके नहीं, जो केवल गैरसैंण के 1-2 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं, ये भ्रांतियां फैला रखी है, जो हमने वहां जनसंपर्क में या वैसे सुना, उन लोगों को डरा रखा है। और कुछ बीच में जब गैरसैंण के 2017 के बीच में आंदोलनकारी के द्वारा, मैं तो उसमें उपस्थित नहीं था, वहां पर जब आंदोलन हुए, तो करीबन करीबन 57 या 58 लोगों पर फर्जी मुक्तियों में चलाया गया, और फिर उन लोगों पे जो गरीब तबके के थे, जो अपना कानूनी वकील भी नहीं कर सकते थे, तो उनके ऊपर वो केस लगाए गए सरकार के द्वारा डराने के लिए, और पूरी अफवाह फैलाने के लिए कि गैरसैंण में कभी आंदोलन मत करो, नहीं तो तुम्हारे पर ऐसे केस होते रहेंगे। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप केस छोड़िए, मेरे जैसे आंदोलनकारी को फांसी पर लटका दिए, फिर भी हम गैरसैंण शहीदों की आत्मा को, हम गैरसैंण राजधानी मांगेंगे।
जब आप गैरसैंण में बैठे थे भूख हड़ताल को लेके, तो आपने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटा दीजिए और अन्य भी लोग थे। प्रेमचंद अग्रवाल अब हट चुके हैं। आप भी जानते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल का उन्होंने इस्तीफा ले लिया या सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया और उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद अन्य भी 2-3 नाम थे जिनको लेके आप जिक्र कर रहे थे। जब हमने देखा कि अनशन आपने खत्म किया तो फिर आप पैदल मात्रा पर निकल गए। आपने 24 घंटे नहीं होने दिया और फिर आप निकल गए कुमाऊं को कि मैं पैदल यात्रा करूंगा। जी, एक्चुअल में जितने दोषी प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उतने ही दोषी मैडम रितु खंडूरी जी भी है। क्योंकि अगर रितु खंडूरी जी, उन्होंने का पूर्व की हिस्ट्री मेरे पास कुछ भी नहीं है और न ही मेरा उनसे किसी से व्यक्तिगत कोई वो है विरोध। परंतु अगर रितु खंडूरी मैडम उसी दिन अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी को रोक देती कि आप ये क्या कह रहे हैं, तो ये मुद्दा आज यहाँ तक होता भी नहीं। और दूसरी बात, जब आंदोलनकारियों ने इस मुद्दे को उठाया और रोड पर आए, तो उसके तत्पश्चात बद्रीनाथ के विधायक आदरणीय बुटोला जी ने सदन में उस बात को रखी कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो समाज को गाली दी है, पहाड़ी समाज को, ये गलत है, इसका विरोध उन्होंने किया। तो मैडम रितु खंडूरी उनको रोक रही है, जबकि प्रेमचंद अग्रवाल को रोकना चाहिए था। और किसको रोक रही है? जो सही बात कर रहा है। तो उनकी तो बहुत बड़ी गलती है। और उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, जो कि पूर्व में भी हम आंदोलनकारियों को माओवादी कह चुके हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि जो प्रेमचंद अग्रवाल के विषय में सोशल मीडिया में या आंदोलन करेंगे, उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मैं भुवन कठार पहला व्यक्ति था उनके ये बयान आने के बाद दूसरे दिन सवेरे 10 बजे चौखुटिया थाने में गया था अपने को अरेस्ट कराने के लिए। मैंने कहा, श्रीमान जी, मैंने भी सोशल मीडिया में इनके खिलाफ बोला था, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। परंतु थानेदार महोदय जी ने कहा कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो मुझे उनका सम्मान करने के लिए वहां से आना पड़ा। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं हम लोगों को, जो आंदोलन कर रहे हैं, कि ये सड़क साफ नेता है। भैया, हम सड़क साफ नेता नहीं है। हम आत्मा, अपने इस आत्मा में उत्तराखंड और देश को बसा के रखते हैं। आप होंगे सड़क साफ, आप होंगे महत्वाकांक्षी, हम अपने प्राण देने को भी तैयार हैं। अगर आज आप राजधानी स्ट्राइक घोषित करते हैं, खुशी खुशी ये भुवन सिंह कठार अपने प्राण भी त्यागने को तैयार है। और आप विश्वास, पूरी अपनी संपत्ति भी दान देने को तैयार हूं। आप एक दिन के अंदर स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित कर दीजिए। हमें नहीं है लालच, क्योंकि हम जानते हैं जीने के लिए केवल 2 रोटी चाहिए। और जब जिंदगी को छोड़ के जाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे। तो श्रीमान, हम साथ नहीं है। भुवन कठार जी, अब प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो चुका है, क्या आपका गुस्सा शांत हो गया कि जो अन्य 2 लोग थे जिन्होंने सदन के अंदर कहा, और जो उत्तराखंडियों को सड़क साफ, जिसका आप जिक्र करें कि माओवादी कहा, और क्या आप अब शांत हो चुके हैं? जी, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूँ। और मैं जैसे कि पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मुझे खुद पता नहीं रहता है कि मैं कब क्या करूंगा, परंतु इतना वचन देता हूँ, स्वाभिमान के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा स्वाभिमान के लिए करूंगा। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उतने ही दोषी मैडम रितु खंडूरी है और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट जी हैं और सुबोध उनियाल जी हैं, जिन्होंने एक केवल महज चुनाव जीतने के लिए हमको मुझे बिहारी समाज से कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैंने सेना में उनके साथ भी काम किया है और न ही मुझे बिहार राज्य से आपत्ति है। परंतु सुबोध उनियाल जी, हम पहाड़ी हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी हैं, हम बिहारी नहीं हैं। हमारा जो नाम है, हमको उसी से संबोधित किया जाए। आप बिहारी हैं, मुझे मालूम नहीं। तो आप एक चुनाव जीतने के लिए। भुवन कठार जी, सुबोध उनियाल जी से हमने जो एक लंबा इंटरव्यू शंखनाद इंडिया पर किया, तो उन्होंने हमें बताया कि जो उनियाल लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज बिहार से हैं। और मैंने ऋषिकेश चुनाव के दौरान ये शब्द कहे थे कि जो हमारे पूर्वज हैं वह बिहार से आए हैं, और लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश किया। और मैंने चुनाव के समय ये कहा, तो लोग इसीलिए मुझे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे ये बात कही कि चुनाव के समय कहा गया मेरा बयान था, और लोग जब सोशल मीडिया पर उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ही चुनाव के लिए कि पहाड़ी समाज का। अरे भैया, कुछ और बात कहते। चुनाव जीतना था तो आप एक समाज को, आप चाहे वो बिहारी समाज को भी आप बदनाम कर रहे हो, पहाड़ी समाज को भी आप बदनाम कर रहे हैं। कहा एक राजनीति के लिए आप हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने किया ही चुनाव का फायदा उठाने के लिए कहा था। क्यों कहा उन्होंने उस टाइम? तो भैया, आप 2 महीने पहले भी कह सकते थे
या 10 महीने पहले भी कह सकते थे, और अभी बिहार दिवस बना रहे हैं। मैंने जैसे आपके चैनल के माध्यम से पहले ही कह दिया है, मुझे बिहारी समाज का मैं सम्मान करता हूँ और बिहार राज्य का भी मैं सम्मान करता हूँ, परंतु क्या मतलब है 9 दिन तक बिहारी दिवस बनाने का एक चुनाव के लिए? भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने उत्तराखंड दिवस कितने दिन बनाए? और उसके बाद हम देखने की बात यह है कि दिल्ली में हमारे उत्तराखंड के प्रवासी भाई कितने रहते हैं, वहां भाजपा की सरकार है, कितने दिन बनता है? जहां देखो जो भी नेता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अरे चुनाव जीतना है, अच्छे काम करके जीतो, जनता की सेवा करके जीतो, और उत्तराखंड का और देश का हित की बात करके जीतो। बस एक मकसद रह गया इन नेताओं का, चुनाव जीतना, एन केन जो भी तरीका है। भुवन कट्ठा जी, क्या आपको लगता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उत्तराखंड में इसीलिए सरकार बिहार दिवस को मना रही है कि जब वहां पे चुनाव होंगे तो उसका फायदा चुनाव में लिया जाए? क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 100% यही है। बिल्कुल आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, और नहीं सर, यही पर मैं पूछना, हमारे यहाँ पर नेपाल मूल के भी रहते हैं, वो क्यों नहीं, आज तक क्यों नहीं बना? तो आप क्या चाहते हैं कि नेपाल के जो उत्तराखंड के, इनको नेपाल दिवस भी मनाना चाहिए? तो जब सर बिहार दिवस बना है, नेपाली लोग तो हमारे साथ कब से रह रहे हैं, हमारे कितने काम करते हैं लोग, जबकि यहाँ से क्या पता हमसे पहले भी क्यों हो सकते हैं, क्यों नहीं बनाया गया? ये तो साफ दिख रहा है सर, बिहार में चुनाव है, इसके लिए यहाँ से उनको खुश करके उनको वहां वोट देने के लिए भेज देंगे, और कुछ वहां जो होंगे खुश होंगे कि भाई भाजपा सरकार ने वहां बिहार दिवस बना रखे है, तो यहाँ भी इनको जिताओ। मैं बिल्कुल जो सत्य है वो कहूंगा, मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई लेना या देना नहीं है। जो उत्तराखंड की बात कहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, जो देश की बात कहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, जो ऐसे विरोधी लोग होंगे मैं बिल्कुल उनका विरोध करूंगा। भुवन कट्ठा जी, आप इस टाइम पे शंखनाद इंडिया पर लाइव हैं। आपकी जो पहाड़ के प्रति जो पहाड़ प्रेम है और पहाड़ के प्रति चिंताएं हैं, क्या किस तरह की चिंताएं आपके मन में हैं कि जो पहाड़ के लोगों को दिक्कतें आती हैं? पहाड़ में राजधानी नहीं है, पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, पहाड़ में अच्छे स्कूल नहीं है, पहाड़ में बिजली की समस्याएं हैं, पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। तो क्या आप किस तरह का पहाड़ के बारे में सोचते हैं, और जो वहां रह रहे लोग हैं, क्या उनके लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जरा आप हमारे दर्शकों को भी ये भी बताएं। सर जब मैं युवा अवस्था में आया था, या जब मैं लगभग 10 या 12 साल में एक युवा सोचने की शक्ति रखता है, तो मैं उस पहाड़ की कल्पना करता था। हमारी क्या वेशभूषा होती थी, क्या हमारा खान पान होता था, चाहे आप शादी ब्याह से ले लो, चाहे किसी, और हमारे स्कूल उस टाइम पूरे भरे रहते थे, अध्यापक भी भरपूर होते थे वहां, और बच्चे भी भरपूर होते थे, और बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती थी। हालांकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु हम खुशहाल थे, नमक के साथ खाते पे हम खुशहाल थे। परंतु जबकि आज जो हमारी 40 साल के पहले या 25 साल या 30 साल पहले की जो मांगे हमारी थी, वही मांगे आज भी हैं। ना हमारे पास स्वास्थ्य है, ना हमारे पास शिक्षा है, ना हमारी सड़कें अच्छी हैं, और दिन प्रतिदिन गांव के गांव खाली हो रहे हैं, भूतिया गांव बन रहे हैं। जबकि हमने ये राज्य पहाड़ को विकसित करने के लिए, और पहाड़ में चहल पहल हो, जो मैं आपको थोड़ी देसी भाषा में, जो हमारी पहाड़ी भाषा है उसमें कह रहा हूँ, तो आज कहाँ हमारा पहाड़ चले गया? एक आदमी, आने वाला समय ऐसा होगा, पहले जब शमशान घाट में किसी मुर्दे को ले जाते थे तो गांव के सभी लोग आते थे, आज गांव में मुर्दा ले जाने वाला शमशान घाट में नहीं मिल रहा है। ऐसी गांव की स्थितियां हो गई, और इससे भी बड़ा मेरा दुख का कारण है, चलो रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा तो जो भी है, परंतु आज हमारे स्वाभिमान और हमारे अस्तित्व पे भी खतरे बन चुके हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां, और जितने भी 25 साल से लेके अभी तक के विधायक और मुख्यमंत्री हैं, वो मैं प्रत्यक्ष मैं धरातल पे देख रहा हूँ। अब प्रत्यक्ष नहीं, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मैं कागजों पे या सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनलों के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं, मैं धरातल को उस चीज को देख रहा हूँ कि आज हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारे लोगों का जमीर भी खत्म हो चुका है। ये मैं देख रहा हूँ। आज देहरादून में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, ऋषिकेश में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, हरिद्वार में हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, और हल्द्वानी का आपने पिछले वर्ष का इतना बड़ा कांड देखा होगा। मुझे भय है कि किसी दिन ये कांड मेरे गांव में भी होगा, और मेरे दूरस्थ, जो मेरे से भी दूरस्थ गांव हो, मेरे को भय है कि ये काम वहां भी होगा। ये मेरी आंखें देख रही है इस चीज को अभी से। मेरा भय का कारण, मेरा दुख का कारण ये है। तो क्या चाहते हैं आप कि जो आपका भाई है
आप जिस तरह आप जिक्र करें कि आप तो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, सेना में आपका पूरा रग रग बसा हुआ है, लेकिन आपका जो पहाड़ प्रेम है, पहाड़ की भावनाओं को लेकर आपके मन में जो जज्बा है, जो पहाड़ की आप पीड़ा कर रहे हैं, क्या जो पहाड़ के अन्य सैनिक हैं, जो भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हैं, क्या उनके मन में इस तरह की पीड़ाएं नहीं है? क्या आपको क्या लगता है? आप मुझे ये बताइए कि मैं कहता हूं वोट बैंक एक अलग इश्यू है कि आप किसी दल से आप जुड़े हैं और किसी पार्टी से जुड़ना आपका विशेष अधिकार भी हो सकता है, लेकिन जो पहाड़ की भावनाएं हैं, जो पहाड़ की जो पीड़ा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 30 साल पहले हम पहाड़ में कैसे रहते थे, क्या उसमें और आज में कितना अंतर है? और जो अन्य लोग राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हैं, भाजपा से, कांग्रेस से, जो अन्य राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हैं, तो क्या उन लोगों के मन में क्या इस तरह की पीड़ाएं नहीं है भुवन जी? सर ये तो अब वही लोग जाने, परंतु मैं फिर यही कहना चाहूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप राष्ट्रीय पार्टी में हो, क्षेत्रीय पार्टी में हो, परंतु मेरा दुख का कारण यह है कि जब गलत हो रहा आप गलत क्यों नहीं कह रहे? आप एक सेना में पाकिस्तान से नहीं डरे, चाइना से नहीं डरे, वहां बहुत से नहीं डरे, तो यहाँ क्यों डर रहे हैं? एक आज की डेट में ये मेरा जैसा सिपाही इनफ इतनी पेंशन ले लेता है कि अगर सही ढंग से पहाड़ में हम रह रहे हैं तो उस पेंशन से 3 परिवार पल सकते हैं सर। तो मैं कहना चाहता हूँ एक सुबेदार मेजर तो कितने लेते होंगे? तो क्यों हम इनसे डर रहे हैं? हम सत्य को सत्य क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आप ही लोगों ने हमको ट्रेनिंग दी है, जो मेरे सीनियर सुबेदार साहब हैं या सुबेदार मेजर साहब हैं, आप ही ने हमको स्वाभिमान की ट्रेनिंग दी है, आप ही ने हमको लड़ने की ट्रेनिंग दी है और आप ही ने हमको सिखाया है नाम, नमक, निशान और कोम। तो आप ही क्यों उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, किसी क्षेत्रीय पार्टी, लेकिन आप सत्य जब आपने हमको सिखाया है तो आप उसे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेना में सिखाया जाता है नाम, नमक, निशान और कौम के लिए अपनी प्राणों की आहुति देना, और दिए भी हैं। हमारे देश में, हम अपने ही राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और राज्यों की भी बात कर रहा हूँ, जो भी सेना में है दिए हैं उन्होंने इन चीजों पे अपने प्राण की आहुति दी है। तो आज क्या हम रिटायर होने के बाद या पूर्व सैनिक होने के बाद क्या हमने अपने कौम के नाम पे नमक नहीं खाया है? क्या हमने अपने देश के नाम पे नमक नहीं खाया है? तो आज कहाँ गया वो हमारा स्वाभिमान? मैं सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ अपने सीनियर पूर्व सैनिकों से, और बिना निवेदन है मेरा साफ लोगों से कि आप थोड़ा सा सोचिए, आत्ममंथन कीजिए, क्योंकि आपने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और आज आपके प्रदेश को आपकी जरूरत है, आपके आत्ममंथन की जरूरत है, सत्य को पहचानने की जरूरत है। जो आपने हमारे जैसे रंगूलकों को सिपाही बना के ट्रेनिंग दी है, आज आप ही उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। तो मेरा पुनः आप लोगों से यही निवेदन होगा कि जो आप लोगों ने हमें ट्रेनिंग दी उस पर एक बार आत्ममंथन कीजिए। भुवन जी, सवाल अब एक और खड़ा होता है कि जो आज के समय में पहाड़ में जो स्थिति खड़ी हो रही है, पहाड़ में सीटें कम हो रही हैं भौगोलिक आधार पर, जबकि पहाड़ को सीटें बढ़नी चाहिए थी। हम उत्तराखंड में हिमालयी राज्य हैं, पूरे देश को हवा हम देते हैं, पानी हम देते हैं, बिजली हम देते हैं, और उसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता है। और जो केंद्र की सरकारें हैं, हमेशा आपने देखोगे जब चुनाव आते हैं, चुनाव में एक सेंसस होता है जिसको हम कहते हैं, सेंसस के आधार पर वहां के लोगों को पैसा मिलता है या विकास दर मानी जाती है। तो जो सेंसस के आधार पर पहाड़ आज खाली हो रहे हैं और पहाड़ की सीटें कम हो रही हैं, तो आने वाले, अभी जैसे आपने देखा कि बहुत सारी सीटें जब 2001 से लेके 2025 तक पहाड़ में कम होगी और मैदानी हिस्सों में जनसंख्या के आधार पर बढ़ गई है। तो अब आने वाला जब नया परिसीमन होगा तो मुझे लगता है कि एक सीट चमोली से और कम हो जाएगी, एक रुद्रप्रयाग से और कम हो जाएगी, लगभग 10 सीटों की संभावना है पहाड़ में कम हो जाएगी। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? और जब जो एक चीज और अपनी बात में मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि उत्तराखंड बॉर्डर वाला एरिया है, चाइना से लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि वहां पे हमारी सेना टुकड़ियां जोशीमठ, माणा, ग्वालदम, आपके आईटीबीपी, रुद्रप्रयाग, बहुत सारी सीमाएं हमारी वहां पे रहती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से जब पहाड़ खाली हो रहे हैं, चिंता है? जब आपने पहले देखा हो कि पहाड़ में पहले आम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जो सरान ट्रेनिंग होती थी कि भाई उनको अपनी रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया होने के नाते
क्या आपको चिंताएं नहीं लगती है कि आज के समय में भौगोलिक आधार पे तो हमें सीट भी कम कर दी और हमें उसका फायदा भी नहीं दिया जा रहा, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें आपको केंद्र सरकार ने इसमें चिंता करनी चाहिए और रक्षा विभाग ने भी, मंत्रालय ने इसमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब चाइना से अगर लड़ाई होगी तो जैसा आपने कहा कि पहले हमारे जो सिविलियन होते थे गांव में, जो दूरस्थ बॉर्डर क्षेत्र के लोग होते थे, उनको एसएसबी जो है ट्रेनिंग देती थी। बहुत अच्छा कोशिश था, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ। परंतु आज नहीं, जब लोग ही नहीं होंगे तो ट्रेनिंग किसको दें? तो ये तो देश के लिए भी नुकसानदायक है। जो पहाड़ से कल्याण हो रहा है, ये देश के लिए भी नुकसानदायक है। और कल्याण आदमी करेगा क्यों नहीं? जब उसको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही, शिक्षा की सुविधा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिला, तो उसकी भी तो मजबूरी है कल्याण करना। ये तो उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी इस पे विचार करना चाहिए और रक्षा मंत्रालय ने भी इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि आपको वहां पर फ्री के, अगर आप उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देते हैं तो आपको फ्री के वहां पर सैनिक मिलते हैं, क्योंकि कुमाऊनी कौम एक ऐसी कौम है जो अपने देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं और कौम की ये नहीं कह रहा कि और कौम नहीं देती है, परंतु ये हमारा इतिहास है। तो ये तो उसमें केंद्र सरकार को भी इसमें फायदा है कि उनको फ्री के सैनिक वहां पे मिल जाएंगे, ट्रेनिंग भी तो देनी है। जितना कल्याण नहीं होगा, आज मान के चलो चाइना अटैक कर देता है, श्रीमान, दिल्ली से सेना आने में घंटों लग जाएंगे। आपको तो वहां पर सेना मिल मिल जाएगी ऑलरेडी। आप उनको वहां पर रुकने की व्यवस्था तो करें, उनको स्वास्थ्य दें, शिक्षा दें, रोजगार दें, सड़क अच्छी सुविधा दें, तो आपको तो फ्री की सेना वहां मिल सकती है। तो इसमें तो केंद्र सरकार ने भी विचार करना चाहिए, रक्षा मंत्रालय ने विचार करना चाहिए और इस प्रस्ताव को हमारे उत्तराखंड सरकार ने रखना चाहिए। और जहां तक रही परिसीमन की बात, और परिसीमन में हम मांग करेंगे कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार परिसीमन हो, और जो उत्तराखंड राज्य की जिस अवधारणा पे इसकी मांग की गई थी, उस अवधारणा पे इस पर काम। अच्छा भुवन जी, मुझे एक चीज और बताइए। मैंने आपके अंदर एक, जब मैंने कुछ दिन पहले, हमने आपको शंखनाद इंडिया पे लाइव किया था, जब मैंने देखा कि आप गैरसैंण में बैठे हैं और हमने आपको अपने चैनल पे लाइव लिया यहाँ से, तो हमने एक चीज आपके अंदर देखी है, जो आपका जज्बा है, जो आपका पहाड़ प्रेम है, जो आपके परिवार के प्रति समर्पण है, पहाड़ के प्रति आप, पहाड़ के प्रति आप जीना चाहते हैं, पहाड़ के प्रति आपकी जो चिंताएं हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गैरसैंण राजधानी का जिक्र आप कर रहे हैं, पहाड़ की सेनाओं में जो लोग हैं, अभी आपने कुमाऊं रेजिमेंट का जिक्र किया कि जो कुमाऊं की रेजिमेंट है, तो क्या हमें ये नहीं लगता कि जो पहाड़ है हमारा, पलायन तो हो रहा है, लेकिन क्या पलायन रोकने के लिए सरकारों को क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि पहाड़ में पलायन रुक जाए? तो उसके लिए तो सबसे पहले, अगर यही चीज, मैं आप पहले पहाड़ से कल्याण हुआ था, क्योंकि जब हम आज से पहले देखे, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी या पूर्व सैनिक कोई भी रिटायर आता था तो गांव में ही रहता था। परंतु जैसे जैसे समय बदला, सभी चाहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। अगर आज से 10-15 साल पहले ही अगर सरकार आधुनिक युग के हिसाब से अगर पहाड़ों में शिक्षा देती, तो आज इतना कल्याण नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूरस्थ क्षेत्र में हार्ट का डॉक्टर दीजिए, परंतु कम से कम जो एक बेसिक मेडिकल सुविधाएं होती है वो तो दीजिए। आप देखिए, आज पहाड़ में हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो कहाँ जाएगा आदमी? तो कल्याण का एक मुख्य कारण है, और इसको रोकने के लिए अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर, इतनी देर हो चुकी है, मान के चलो कि आपने एक मकान बनाना है, एक समतल जमीन पर मकान बनाना नहीं रह गया। आप पहले, आपको उस जमीन, उस समतल जमीन में जो कूड़े का ढेर है, पहले आपको उसको साफ करना पड़ेगा। आज बहुत मुश्किल हो चुका है कल्याण को रोकना, परंतु फिर भी अगर सरकार चाहे तो अच्छी शिक्षा दे। सबसे पहले जो आधुनिक युग की शिक्षा है, वो शिक्षा की व्यवस्था करे, स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1-1, 2-2 लाख की, 50-50, 60-60 हजार की नौकरियां दे, कुछ ऐसी रोजगार की व्यवस्था करें कि पहाड़ में 15-20 हजार की कम से कम आमदनी वाली नौकरियां दे, तो पहाड़ में कल्याण रुक सकता है। भुवन कठाई जी, अभी आपने जो कूड़े का ढेर का जिक्र किया मेरे साथ, अभी कूड़े का ढेर, क्या आपका इशारा किस ओर है? कूड़े का ढेर जो आप जिक्र कर रहे हैं, कूड़े का ढेर का मतलब सर, मेरा आज की डेट में भी अगर हमारी सरकार में कोई ईमानदार सरकार आती है,
तो आज इतनी गंदगी हो चुकी है, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है और इतना हमारा प्रदेश कर्ज में आ चुका है, तो पहले उस व्यक्ति को तो सफाई करनी पड़ेगी पूरे की। इतनी विकट परिस्थितियां हो चुकी है, तब जाके उस सफाई के बाद वहां पर वो बिल्डिंग बनाएगा या भवन बनाएगा। अगर यही चीजें जो मैं आज कह रहा हूं, जिस समय राज्य बना था, जो शायद स्वर्गीय विपिन दा, काशी सिंह ऐडी जी या अन्य आंदोलनकारियों ने जो ब्लू प्रिंट बनाया था, अगर उस ब्लू प्रिंट पर काम किया होता तो आज हमारा उत्तराखंड बहुत शांत, सुंदर और पूरे विश्व में उसका नाम होता। भुवन कट्ठा जी, कहाँ कमी रह गई इन 25 सालों में, जिसका आप जिक्र कर रहे कि विपिन दा का आपने जिक्र किया, जो अन्य नेताओं का आपने जिक्र किया, कि जिसकी हम परिकल्पना कर रहे थे उत्तराखंड की, कि हमारा उत्तराखंड स्वर्ग से सुंदर तो है, लेकिन जो यहाँ के मन में जो लोग हैं उनका मन भी बहुत साफ और स्वच्छ छवि का है। लेकिन जो आज की यहाँ की स्थिति है, जिसको देख के हमें लग रहा है कि इन 25 सालों में जो राज्य की हम आज बात कर रहे हैं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, आपने तो कूड़े का ढेर का भी जिक्र कर दिया कि जो राजनीति और कूड़े का ढेर हो गया है, तो क्या कहाँ आपको कमी लगती है? क्या उन कमियों में कौन लोग जिम्मेदार हैं इस राज्य के लिए? उसमें सर सबसे पहले तो जब राज्य बना तब से लेके अभी तक के जितने भी विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं और जितने भी मुख्यमंत्री रहे, ये सभी जवाबदार हैं उसके, क्योंकि इन लोगों के अपने निजी महत्वाकांक्षा रहे और किसी की बोलने की हिम्मत नहीं रही कि ये आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, पहले तो इनको होती है अपनी टिकट कंफर्म करवाने की। किसी का टिकट कंफर्म हो गया तो फिर उसको जीतने की होती है। फिर जो जीत गया, कुछ ऐसे महत्वाकांक्षी होते हैं कि उनको मंत्री पद चाहिए, फिर कुछ ऐसे भी महत्वाकांक्षी होते हैं जिनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। ये महत्वाकांक्षा और शॉर्ट तरीके से बहुत आसानी से पैसा कमाने के लिए इन्होंने खनन हो गया या इन विभागों में ये गए, जितनी जल्दी जल्दी हम पैसा कमा सकते हैं, बल्कि पहाड़ के बारे में बिल्कुल भी 25 साल से किसी ना विधायक ने सोचा, ना किसी मुख्यमंत्री ने सोचा। अगर मान के चलो आपने कहा कि भैया हमारी सरकार में हमने ये, हम पूछना चाहते हैं, अगर आपने अपने विधानसभा में अपने समय के दौरान वो चीजें रखी और आपकी सरकार ने या आपकी पार्टी ने आपकी बातें नहीं सुनी, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने उस पार्टी का त्याग क्यों नहीं किया? आज पार्टी का त्याग करते हैं महत्वाकांक्षा के लिए। आज बीजेपी में जैसे नेगी जी ने गाना बनाया था, मैं तो वो गाना नहीं जानता, परंतु शुद्ध भाषा में कहूं, आज कांग्रेस में फिर बीजेपी में, जहां से इनका निजी स्वार्थ सिद्ध होता है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के भी लोग हैं। मैं यहीं पर पूछूं आपसे, जो निर्दलीय भी जीत के आता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको जनता ने जब निर्दलीय के नाम पे जिताया तो क्यों गए आप राष्ट्रीय पार्टियों में? श्रीमान, आपको तो जनता ने निर्दलीय जिता दिया था, क्या जरूरत थी फिर आपको राष्ट्रीय पार्टियों में जाने की? तो ये निजी महत्वाकांक्षा, तो मैं इसमें जनता से भी, अगर आपने किसी को जिताया है तो आप उसका गला पकड़ने का भी दम रखो, पूछो उससे सवाल, आपका अधिकार है। आपने उस व्यक्ति को जिता के विधानसभा में किस लिए भेजा, उसको पूछो हमने आपको किस लिए भेजा। परंतु ना जनता सोचने को तैयार है, और जो चले गए विधायक बन के, वो तो फिर उनको आगे मंत्री बनना है, फिर किसी को मुख्यमंत्री बनना है और आसान तरीके से कैसे पैसे कमाएं। कभी भुवन आपके मन में सवाल नहीं आया कि जो आपके विधायक हैं, आप उनसे बात करें कि जो आपको सरकारी निधि मिलती है और अपने क्षेत्र के लिए आप विकास की बात करते हैं, जो आपके स्थानीय विधायक, कभी आपकी उनसे बात हुई कि जो आप उन पैसों का हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव के लिए कहाँ खर्च करें? कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया सर? मेरे विधानसभा के विधायक जी से वैसे बहुत ज्यादा बात तो नहीं हुई है, कभी कभी फोन पे झोल होते हैं, परंतु जो उनके बारे में हम सुनते हैं कि ठीक है, वो जो कहते हैं, चलो ठीक है, राजनीति में ये झूठी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, परंतु जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र में थोड़ा बहुत मदद करते ही हैं, काम करते हैं अपने हिसाब से जो भी है उनका। परंतु उनसे भी हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, भैया जब आपकी सरकार थी तब आपने गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं आपने अपने पद से इस्तीफा दिया? मेरा मुद्दा ये खड़ंजे नहीं है, ये रोड नहीं है श्रीमान। जब खड़ंजे में चलने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा तो उस खड़ंजे का क्या करें? उस स्कूल की भवन की बिल्डिंग का क्या करें जब वहां छात्र पढ़ने वाले और अध्यापक पढ़ाने वाले नहीं होंगे? तो मेरा सवाल सबसे ही है। आज कांग्रेस भी कहती है भैया हम बनाएंगे, जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं बनाया? ये तो खाली राजनीतिक मुद्दे इनके हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो
उत्तराखंड की सरकारें हैं बारी बारी से गैरसैंण को राजधानी का मुद्दा बनाना रखना चाहती हैं। आपके मन में सवाल आ रहा है? जी बिल्कुल, ये खाली चुनाव जीतने के लिए खाली मुद्दा बनाते हैं, और गैरसैंण राजधानी तब तक नहीं बनेगी जब तक क्षेत्रीय पार्टियां या निर्दलीय लोग या जो उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं, हम चाहे अपना सर फोड़े, चाहे हम अपना भूख हड़ताल करके अपनी जान दे, ये सरकार तब तक नहीं। मैं जो भारत देश के सबसे बड़े आंदोलनकारी अन्ना हजारे जी का कहना है, वो बिल्कुल साफ कहना है उनका कि सरकार आपके किसी भी आंदोलन से नहीं डरती है, सरकार डरती है तो सिर्फ अपनी कुर्सी गिरने से। जिस दिन सरकार को यह भय हो जाएगा कि हमारी कुर्सी गिरने वाली है, उस दिन हमको स्थायी राजधानी गैरसैंण भी मिलेगी, सख्त भू कानून भी मिलेगा, मूल निवास भी मिलेगा, और जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे मैं कह सकता हूँ, निकम में ही कह सकता हूँ उनको, निकम में विधायकों या सांसद के कारण जो हमारा एक अधिकार था जल और जंगल जमीन में, जो 5वीं अनुसूची हमें 1972 तक या उससे पहले मिलती थी, इनके कारण वो भी हमसे छीना गया है। हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की, हमें वो भी हमारा अधिकार है। सर देखिए, आज जितने भी पर्वतीय राज है वो सभी जगह उनकी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए उनको 5वीं अनुसूची दी गई है, परंतु आज उत्तराखंड एक ऐसा है कि भैया जो मर्जी आया उत्तराखंड में कह लो, क्योंकि हमारी मम्मी ने की उत्तराखंड को ना गाँव छू ना को घुसे छू, जय जय यहाँ वो कोनो मतलब जो भी अनुसंधान करना जो करना कर लो उत्तराखंड के लिए, ना को गाँव छू ना को घुसे छू। हमारे मुख्यमंत्री छोड़ो तुम, हमारे ग्राम प्रधान के लिए दिल्ली वालों को कि भैया हम बनौल कर, विधायक को छोड़ो तुम, ग्राम प्रधान ले दिल्ली वालों को कि ये बनेगा फलाना करके। हमारी तो मुख्यमंत्री भी मतलब स्पष्ट कहना, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी केवल एक जो है रबड़ स्टैंप हो। अगर मुख्यमंत्री महोदय जी आप धाकर धामी, आपको बोला जाता है अगर आप धाकर धामी हैं तो कल तुरंत कल स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करके दिखा दीजिए। हम मांग रहे हैं सख्त भू कानून, हम मांग रहे हैं मूल निवास 1950, हम मांग रहे हैं 5वीं अनुसूची, और आप हमें दिल्ली के इशारे पे क्या दे रहे हैं, यूसीजी। और मैं आपके पूछने से पहले एक पूरी उत्तराखंड के मूल निवासियों से और संपूर्ण विधायकों से और संपूर्ण बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको स्वीकार करेंगे कि आपका बच्चा, लड़का लड़की जो भी है, बिना शादी के शारीरिक संबंध, जिसको पहले अवैध बोलते हैं, कोई स्वीकार करेगा इसको? और मैं यहीं पर पूछना चाहता हूं, एक तरफ से भाजपा बोलती है सनातन के नाम पे राजनीति करती है, तो भैया सनातन में कहाँ है ये चीजें? पहले तो बिना ब्याह के तो जब हम आप अपने धर्मपत्नी को भी नहीं देख सकते थे, और आज हम लीगल रिलेशन की बात कर रहे हैं। भैया बात आप एक तरफ से कर रहे हैं सनातन की, और कहा ये तो धर्म की बात है पूरे भारत देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए विशेषकर, जिसको देवभूमि कहा जाता है। आप भुवन मुझे बताएं कि मूल निवास जो है 1950 को लेकर आप क्या राय रखते हैं कि मूल निवास उत्तराखंड में लागू होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए श्रीमान, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं और जनरल कैटेगरी के ऊपर कोई भी मूल निवास का असर नहीं पड़ने वाला है, परंतु हमारे जो एससी भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, उनका मूल निवास 1950 नहीं होने के कारण, ये 1950 नहीं होने के कारण उनके जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां होती हैं, जो बाहर के प्रदेश के लोग यहाँ एससी से, ओबीसी से जो नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे एससी भाइयों का, ओबीसी भाइयों के हकों पर जो है डाका डाल रहे हैं। जैसे कि 1950 में राष्ट्रपति महोदय ने घोषणा की थी कि जो जहां का मूल निवासी है वो वहां का मूल निवासी, जहां पर है वहां का मूल निवासी माना जाएगा। उसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए मूल निवास की कोई ऐसी चीजें नहीं है, परंतु इसका यह होता है कि हाँ ठीक, हम यहाँ के मूल निवासी, उसकी जगह हमें हिल सर्टिफिकेट मिलता था, जो आज शायद नहीं है। तो जो आज हमने देखा, जो बाहर प्रदेशों से हमारे एससी भाई लोग आए हैं, ओबीसी भाई लोग आए हैं, उनका जो मूल निवास का जो अधिकार, जो उनको आरक्षण मिलता है, वो 1950 में जहां जिस राज्य में थे वो उनका वहां से मिलना चाहिए, ना कि उत्तराखंड में। तो मूल निवास का हमें, ये हमारे एससी भाइयों के लिए और ओबीसी भाइयों के लिए, विशेषकर उनके लिए है ये। और बाकी हमें एक पहचान मिलता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और उस एक हिल सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें हमें आर्मी में हो गया, कई जगहों में हो गया, शारीरिक जो हमारी, हम लोग हाइट में कम होते हैं तो वो छूट हमें मिलती है। बाकी मूल निवास जो है जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता है। और ये बहुत लंबी चर्चा का विषय है, जो आपको भी शायद मालूम होगा, परंतु हमारे एससी भाई और ओबीसी भाइयों का जो अधिकार है, जो बाहर प्रदेश से लोग आए हैं,
उनको 1950 में जहां उनके पूर्वज थे वहां का आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान में लिखा भी है और कानूनन भी है। और उनके ऊपर अभी जिन्होंने यहाँ पर एससी के नाम पे, ओबीसी के नाम पे सरकारी या नौकरियां ली है, अगर उन पे केस किया जाए तो वो जेल भी जा सकते हैं। चलिए, वो जेल भी जा सकते हैं जिन्होंने गलत मूल निवास बनाया। भुवन कटारिया गैरसैंण राजधानी बननी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल बननी चाहिए सर, बिल्कुल बननी चाहिए। 42 शहादतें हुई है गैरसैंण राजधानी के लिए, और जो कागजों में है और पता नहीं वैसे कितनी शहादतें होंगी। हमारे आंदोलनकारियों ने कितने कष्ट खाए, क्योंकि गैरसैंण राजधानी राज्य बनने से पहले घोषित हुई है। ये राज्य बनने के बाद घोषित नहीं हुई है, उससे पहले हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने और शहीदों ने पहाड़ की आत्मा गैरसैंण को राजधानी घोषित की थी। भुवन कटारिया भू कानून को लेके क्या उत्तराखंड में सोचते हैं? जो अभी धामी सरकार का जो भू कानून नया आया है, अभी वो राज्यपाल के यहाँ है, लेकिन अभी उस तो मुहर नहीं लगी है। भुवन कटारिया जी, आपको बता दूं मैं, लेकिन आप जो मजबूत भू कानून की बात कर रहे हैं, जिसके आप पक्षधर हैं, क्या भू कानून को लेके आपके मन में क्या सवाल है? और क्या उत्तराखंड में मजबूत भू कानून आना चाहिए, हाँ या ना? सर, पहले तो भू कानून जो यूसीजी आया उसने तो ऑलरेडी भू कानून को खत्म कर दिया है। ये तो मजाक है पहाड़ी समाज के लिए या उत्तराखंड के लिए। भू कानून जो है एक मजाक बना दिया है पूरे उत्तराखंड के समाज के लिए, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। आपने यूसीजी बना रखा तो भू कानून का मतलब भी क्या है? आपने तो यूसीजी का बिल पास कर दिया। ये तो एक खाली जनता को बेवकूफ बनाना या पागल बनाने वाली बात है। और जहां तक अगर ये मानते हैं कि 11 भुवन कटारिया रोकूंगा आपको, गलत न जाए। देखो, मूल निवास अलग है, यूसीसी अलग है। देखिए, दर्शकों को ये बताइए कि मैंने आपसे सवाल किया कि जो मजबूत मैं भू कानून का भी जिक्र कर, यूसीसी में बताइए जो मजबूत भू कानून है उस पे भुवन जो अभी राज्यपाल के यहाँ है, उस पे क्या सोचते हैं कि मजबूत भू कानून होना चाहिए? और जो पहाड़ के लोगों की जमीन है वो कैसे बचेगी? देखो, आपको भू कानून थोड़ा विस्तार से बता दूं कि जो उत्तराखंड का भू कानून और हिमाचल का भू कानून है, 18 जो 2 की धारा है वो हिमाचल में लागू है, जो उत्तराखंड में लागू नहीं है। जब तिवारी सरकार बनी थी 2003 में, तो उत्तराखंड में जो पहला भू कानून आया था वो काफी अच्छा था। उसके बाद आपको जब दूसरा भुवनचंद खंडूड़ी वाला भू कानून आया तो उसमें 250 गज तक कर दिया गया। उसी में अमेंडमेंट करके फिर त्रिवेंद्र रावत सरकार ने उस भू कानून में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, वो कानून आया। अब चौथी बार इस बार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने कहा कि मैं एक मजबूत भू कानून लेके राज्य में आ रहा हूं, जो कि पहाड़ के 11 जिलों में हम लोग लागू करेंगे, जिसमें मैदान के 2 जिले छोड़ दिए हैं। तो आप जो ये भू कानून है पहाड़ का, उसको लेके आप क्या सोचते हैं कि पहाड़ के लोगों की जमीन कैसे बचेगी? जरा इसमें भी आप मुझे बताएं, हाँ या ना, भू कानून कैसा है? भू कानून जो अभी का भू कानून है सर, एक मजाक है। और जो खंडूरी शासन में जो भू कानून था उसको हम थोड़ा उससे सहमत है, परंतु उससे भी हम उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक था। जो खंडूरी साहब के शासन कानून, जो अभी का भू कानून इन्होंने बना रखा है, अगर विस्तार से कहूंगा तो बहुत समझ जाएगा। ये पहाड़ी समाज के लिए, उत्तराखंड समाज के लिए भद्दा मजाक है। यूसीसी पर आपने अभी जिक्र किया कि यूसीसी पे आप क्या राय रखते हैं भुवन कटारिया? मुझे बताइए कि जो आप यूसीसी का भी जिक्र, आपने जब भू कानून पे मैं सवाल कर रहा था तो आप यूसीसी को बीच में ले आए थे। बताइए कि यूसीसी में जो आप विरोध कर रहे हैं, देखो सरकार कह रही कि यूसीसी लाने से उन बच्चियों को फायदा मिलेगा कि जो लोग इस तरह पचड़ों में फंसते थे, उनको कानून पूरा अधिकार मिल गया है। अभी हमने भी जो, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों की शादियां होंगी 2010 के बाद सबको रजिस्ट्रेशन इसमें कराना होगा। तो आप यूसीसी को किस तरह देखते हैं? देखो सर, यूसीजी की मैंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, परंतु जो इसके 2 पॉइंट है, एक तो 1 साल में आप स्थायी हो जाएंगे। जिस प्रदेश में आप जहां भी रह रहे हो, उत्तराखंड में आप 1 साल रहेंगे तो आप यहाँ के स्थायी निवासी मान रहे। एक तो हम इसका विरोध करते हैं। दूसरा जो लिव इन रिलेशन है, एक तरफ से भाजपा के लोग बोलते हैं या भाजपा सरकार बोलती है लव जिहाद। आपने भी देखा होगा काफी समय से। आप तो ये क्या है? आप तो उसमें आप उनको कानूनी वो दे रहे हैं प्रोटेक्शन लिव इन रिलेशन में। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उत्तराखंड छोड़िए सर, पूरे भारत देश में कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाए। ये एक मजाक नहीं है तो सनातन के लिए और क्या है? क्या कहें सर इसमें? इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? इसमें पुनः विचार करना चाहिए सरकार को।
और मेरा दुख का कारण भी है। जो सनातन की इतनी बड़ी बातें करते हैं हमारे बड़े बड़े महात्मा जी भी, क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? भुवन कटा, समय काफी हो गया, बहुत शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। प्रेमचंद अग्रवाल का तो आपने इस्तीफा करवा ही दिया, चलिए मान लेते हैं। अब रडार पे कौन अगला? मैडम रितु खंडूरी जी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और सुबोध उनियाल जी, इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। क्यों आप इनके इस्तीफे पे अड़े हैं? भुवन कट्ठा जी बताइए कि क्यों आप महेंद्र भट्ट की कुर्सी हटाना चाहते हैं, क्यों आप रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं, और क्यों आप सुबोध उनियाल को हटाना चाहते हैं? ये जरा सा शॉर्ट में बताइए हमारे दर्शकों को। क्योंकि सर, मैडम रितु खंडूरी ने एक बार भी नहीं रोका प्रेमचंद अग्रवाल को कि आप कैसे गाली दे रहे हैं करके। और आपने उनकी वीडियो भी देखी होगी, जब विधायक गोटाला जी ने उसका तीसरे या चौथे दिन जब भी उन्होंने विरोध किया कि चलो मेरा पहाड़ी समाज विरोध कर रहा है, तो उन्होंने भी विरोध किया, तो उनको कैसे रोका गया? तो मैं तो उनकी बहुत बड़ी गलती मानता हूँ। मैं तो, अगर मैडम रितु खंडूरी वहीं पर प्रेमचंद अग्रवाल जी को रोक देती तो आज इतनी ना ही प्रेमचंद अग्रवाल की भी कुर्सी बची होती और ना ही इतने आंदोलन होते। और उसके बाद चलो सुबोध उनियाल जी ने तो पहले कहा, लेकिन वो भी आए तो गलत कहा, उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, वो पहले हमको माओवादी बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं उत्तराखंड के मूल निवासियों को डराने के लिए कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक प्रदेश अध्यक्ष है आप किसी पार्टी के, वो भी ऐसी पार्टी के जो विश्व के पहले नंबर 1 के पार्टी संगठन के रूप में मानी जाती है, काम के रूप में नहीं बोलना, संगठन के रूप में। आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, और फिर आप बोलते हो सड़क साहब। मैं तो, और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार से भी ये कहना चाहूंगा, जैसे कि आज प्लेन और पहाड़ का जो मुद्दा फैला रखा है, मैं पूरे आंदोलनकारी साथियों की तरफ से आपको वचन देता हूं कि हम प्लेन और पहाड़ की बात नहीं करते हैं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें पहाड़ और मैदान का बीज इस राज्य में नहीं बोना चाहिए। ये पहाड़ी राज्य है, हमें विकास की बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पहाड़ में कैसे स्वरोजगार बढ़ेगा, इस पे बात करनी चाहिए। हमें पहाड़ में लोग कैसे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, उस पर बात करनी चाहिए। पहाड़ के बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा मिले, हमें उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन भुवन, अब आपने कहा कि ये 3 लोग आपके रडार पे हैं। मैंने भी अपना ये शब्द खत्म नहीं किया। हम पहाड़ प्लेन्स की बिल्कुल बात नहीं करते। हमारे सभी जाति, सभी धर्म और सभी समाज जो उत्तराखंड की धरती पे रह रहे हैं, वो हमारे सभी सम्मानित हैं और सम्मान्य हैं। सभी हमारे, पहाड़ी का मतलब होता है कि संपूर्ण, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है या जितने भी हिमालय राज्य हैं उनको पहाड़ी राज्य कहा जाता है, इसलिए हम पहाड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और हमें गर्व होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति के, किसी भी धर्म में, चाहे हम प्लेन्स में रह रहे हैं चाहे पहाड़ में रह रहे हैं, पहाड़ी संबोधन क्या है, हमारा पर्वतीय राज्य है तो हमें पहाड़ी से ही संबोधित किया जाता है। और रही बात दूसरी चीज, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जो पहाड़ और प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार ने महेंद्र भट्ट और रितु खंडूरी और सुबोध उनियाल का इस्तीफा देकर ये दिखाना चाहिए कि हम पहाड़ और प्लेन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रेमचंद अग्रवाल जैसे बोल रहे हैं कि अग्रवाल समाज से हैं, हमारा अग्रवाल समाज से कोई विरोध नहीं है। अब तो भाजपा सरकार भी इस मुद्दे पर फंस सकती है। आपने प्रेमचंद अग्रवाल प्लेन्स के हैं करके उनका तो इस्तीफा कर दिया। भाई महेंद्र भट्ट की भी तो उतनी ही गलती है, जबकि उनसे ज्यादा है। मैडम रितु खंडूरी की भी उतनी ही गलती है। तो आप भी प्लेन्स के लोग नाराज तो होंगे ही। इस नाराजगी का एक ही उपाय है कि आप महेंद्र भट्ट जी का भी इस्तीफा कराएं, मैडम रितु खंडूरी का भी इस्तीफा कराएं, सुबोध उनियाल जी का भी इस्तीफा कराएं, जिससे कि प्लेन्स के हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे चाहे किसी भी जाति धर्म के, उनके मन में ये भावना ना हो कि उत्तराखंड सरकार ने जो है भेदभाव किया है। अब तो आप भी फंसे पड़े हो। अगर आप इनका इस्तीफा नहीं कराते हो तो जायज है उनका गुस्सा होना। भैया आप इनका इस्तीफा करा दो, प्रदेश शांत हो जाएगा, पहाड़ी और प्लेन्स का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, जो सरकार और इन राष्ट्रीय दलों ने ही शुरू कर रखा है, हमने नहीं कर रखा है। हमारे लिए पूरी उत्तराखंड की एक अंश भूमि सम्मानित है, और एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हिंदी है, हमारे लिए सम्मानित है। क्या अब भुवन कटायत अगला आमरण अनशन कब करेंगे? सब करने को तो मन अभी से हो रहा है, परंतु उत्तराखंड के कई
आंदोलनकारी साथियों ने, जो मेरे से बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपने पांव फुटाए हैं, जो बहुत मुश्किल से कई लोग बचे हुए हैं, तो उनके आह्वान पे या मैं रिक्वेस्ट नहीं कहूंगा, मैं उनके आदेश पर मैं मजबूर हूं। परंतु मैं कब तक मजबूर रहूंगा मुझे भी पता नहीं। कब मैं कौन सा आंदोलन छेड़ूंगा मैं, और मैं ये आंदोलन ना ही हीरो बनने के लिए, ना ही अपने लिए, लेकिन पीड़ा है। मैं आवाज जब तक उठाता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में एक खून की बूंद है और जब तक मेरी सांस चल रही है। हो सकता है कि मैं 2 महीने शांत हो सकता हूँ, 3 महीने शांत हो सकता हूँ, लेकिन हमारे कुमाऊनी में एक किस्सा मैं आपको और सुना देता हूँ। कुमाऊनी में, हमारे कुमाऊनी में कहते हैं उजाड़ गुड़ जो छू उजाड़ गुड़ उजाड़ खान नहीं छोड़ सकूं, चाहे तुम पत्तूला बाढ़ कर दो। जिसका मैं आपको हिंदी रूपांतर बताता हूँ। जो गाय होती है हमारे वहां ना, पहाड़ियों में गाय होती थी, वो जंगलों में कहीं खेतों में चरने जाता है, आप कितना भी उसको मार दो, कितना भी कुछ कर लो, कितनी बाढ़ कर लो, वो फिर भी एक मुंह मारने के लिए उन कांटों से भी कूद के वहां चली जाएगी। वैसे ही मेरा है, आप मुझे कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, मैं भी आदत से मजदूर बोलो या पहाड़ के स्वाभिमान बोलो, जो आपने बोला है, मैं भी कभी ना कभी तो आंदोलन छेड़ ही दूंगा। मुझे आप चाहे कितना भी रोक लो, 2 महीने रुक सकता हूँ, 3 महीने रुक सकता हूँ, साल भर रुक सकता हूँ, परंतु आदत है मजबूर, पहाड़ को बसा रखा है, तो कभी ना कभी तो आंदोलन फिर शुरू होगा। चलिए, पहाड़ को आपने अपने मन में बसा रखा है और आंदोलन आपके रग रग और खून में है, आपने ये बताया हमें। लेकिन भुवन कठारिया, ये बताइए, आप राजनीति में कब आएंगे? अगला चुनाव कब लड़ेंगे और कहां से लड़ेंगे, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए सर, मेरा चुनाव का कोई भी ऐसा चिंता, हाँ मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता दूं। क्या, और एक सवाल और उसमें जोड़ देता हूं कि आप आने वाले 2027 के विधानसभाओं में जो आपका क्षेत्रीय दलों के प्रति मुझे रुझान दिख रहा है, क्या किसी क्षेत्रीय दल में शामिल होकर क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा 27 का कोई भी विचार नहीं है, परंतु आज से लगभग लगभग 3 साल पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति का ज्यादा ज्ञाता नहीं था। 2022 के चुनाव में मैंने यूकेटी के विधायक, जो पूर्व विधायक थे पुष्पेश त्रिपाठी जी का खुल के समर्थन किया अपने मित्रों के कहने पर, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि भैया मैं इस बार आपका समर्थन कर रहा हूँ, आगे मैं आपका कोई दवा या कुछ नहीं हूँ। आप जीतेंगे अच्छा काम करिए, हारेंगे वो आप फिर अच्छा काम कीजिए, आपने करना है। मैंने खुल के किया था और मेरे भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, और उन्होंने भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए थे। उसके बाद जब चुनाव हार गए थे वो, तो कुछ समय बाद मेरे साथियों ने मेरे से जिद कर दी कि भैया आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ोगे। हालांकि मेरा बिल्कुल, मैं ये परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है चुनाव लड़ने को। परंतु जैसे कि मैं आदत से मजदूर हूँ, आज तक ना मैंने झूठ बोला है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं भीष्म पितामह हूँ, परंतु मेरे मुंह से जो शब्द निकले हैं, मैंने उन शब्दों को कभी वापस नहीं लिया है। प्यार से जो वापस हुए होंगे, तो मैं शायद इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन वो केवल अपनी घोषणा के लिए। हाँ, उसमें मैं एक ये भी सोच रहा हूँ, अगर मुझे मेरे क्षेत्र में मेरे से भी बड़ा कोई आंदोलनकारी मिलता है तो मैं उसके लिए सीट छोड़ दूंगा। और जबकि मैं कह भी रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ने की मेरी आत्मा मेरे को गवाह नहीं दे रही है, परंतु एक केवल अपनी घोषणा के लिए, और जो मैंने घोषणा की थी या मेरे मित्रों ने कराई थी, केवल मैं उसके लिए एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा अगर सीट आएगी, और मेरी दिल्ली तमन्ना नहीं है कि मैं उस चुनाव को लड़ूं। चलिए, आपने अपनी मन की बात कही कि मैं राजनीति में आऊंगा और जिला पंचायत के जरिए राजनीति में एंट्री करूंगा और अपने जो मुद्दे हैं उनको जारी रखूंगा। और आप भुवन, ये बताइए कि देखो, अगर आपको राजनीति में आना है तो राजनीति के जरिए ही आप इसमें बदलाव ला सकते हैं। आंदोलन में देखा हमने आपको कि आप 5-6 दिन भूख हड़ताल पर रहे, और भूख हड़ताल से देखो आपके स्वास्थ्य को बहुत सारा फर्क, बहुत सारा नुकसान भी होता है, बहुत सारा शासन प्रशासन, बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी होती है जो आसपास लोग रहते हैं। लेकिन ठीक है, आपने अपना मन बनाया है कि आप जिला पंचायत के जरिए राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। और करेक्शन, आपकी बात का करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरी आत्मा बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, परंतु जो मैंने 3 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले मेरे मित्रों के द्वारा घोषणा कराई गई थी कि भुवन कठारिया जिला पंचायत का चुनाव लड़ेगा, मैं केवल एक अपनी जो घोषणा है उसके लिए चुनाव को लड़ रहा हूँ। परंतु मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, अगर मेरे क्षेत्र में
मुझे कोई ऐसा युवा मिलता है जो अपने दिल में पहाड़ को रखता है, तो मैं वो सीट उसको देने को तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, खुशी-खुशी देने को तैयार हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी जो है समाज को देख के मन नहीं हो रहा, और मैं आपको नाम भी स्पष्ट कर दूँ वहाँ पर जो मेरे क्षेत्र में, जो मेरे से भी बड़े आंदोलनकारी हैं, मेरे बड़े भाई आनंद नाथ जी, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो मैं खुशी-खुशी अपना चुनाव का जो है, क्योंकि अ, मैं नहीं लड़ूँगा। अगर आनंद नाथ जी चुनाव को लड़ते हैं तो मैं नहीं लड़ूँगा। और बाकी वहाँ पर कुछ और भी युवा हैं, मैं सबका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। अगर कोई युवा ऐसा है जो आता है आगे, तो मैं ये चुनाव नहीं लड़ूँगा। मैं राजनीति करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ देश सेवा के लिए पैदा हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं सेना में भर्ती हुआ था, तो मैंने बाबा केदार से एक ही चीज़ माँगा था, हे बाबा केदार, मैं जब घर जाऊँ तो शहीद होके जाऊँ। बहुत बड़ी बात कहा। परंतु बाबा केदार को कुछ और ही मंजूर होगा कि आप देश के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए शहीद होंगे। ये तो बाबा केदार और भविष्य में ही समय ही बता सकता है क्या होगा करके, परंतु मैं राजनीति के लिए बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ। मैं आपका बात का समर्थन करता हूँ कि इन सभी समस्याओं का जो समाधान है, राजनीति समाधान ही है। ये पूर्व सैनिक भुवन कठायत हमारे साथ बने थे और आज ये देहरादून आए थे, तो हमने इनसे कहा था कि आप देहरादून आएंगे तो हम आपको शंखनाद इंडिया पर जरूर बुलाएंगे, और उन्होंने हमारी बात स्वीकारी और आज हमारे शंखनाद इंडिया के स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने हमसे बहुत सारी लंबी बातचीत की। लगभग 1 घंटे का हम इंटरव्यू कर चुके हैं उनका। उन्होंने अपनी सारी बातें बहुत बेबाकी से रखी। भुवन कठायत पूर्व सैनिक होने के साथ साथ एक सच्चे पहाड़ पुत्र हैं। सच्चे पहाड़ इनके दिल में बसता है, पहाड़ इनके मन में बसता है, और पहाड़ के लोगों की जो इनकी पीड़ाएं हैं वो हमें दिख रही हैं, और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्हें लगता है कि अगर पहाड़ के लोगों की दिक्कतें हैं तो वह इनकी दिक्कतें भी होती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ के लोगों को गाली दी, अशब्द कहे। रितु खंडूड़ी ने विधानसभा के अंदर अशब्द कहा कि मतलब लखपत बुटोला पे वो विफर हो गई थी। सांसद लोग जो हमारे सांसद है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने माओवादी कहा, पहाड़ के लोगों को गाली दी, अशब्द कहे। बहुत सारी बातें उन्होंने आज शंखनाद इंडिया के साथ साझा की, और हमने उनसे बहुत सारी बातों पे बातचीत की। हमने उनसे राजनीति के बारे में भी बातचीत की, और हमने ये भी कहा कि क्षेत्रीय दल में उनका अपना एक रुझान है कि उत्तराखंड में वो चाहते हैं कि जैसे अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल आए हैं, वो भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल आए और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के पहाड़ की बात करें, उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात करें, उत्तराखंड के लोगों की बात करें, पहाड़ की विकास की बात करें, पहाड़ के लोगों की खुशहाली की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ मैदान न करें लोग, जो पहाड़ मैदान का मुद्दा है इसको राजनीति न बनाए। भुवन ने बहुत सारी बातें शंखनाद इंडिया पे कही, और भुवन भुवन एक बात आप हमें बताइए कि आपका लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू शंखनाद इंडिया पे लाइव हो गया है। आप प्रदेश के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या संदेश शंखनाद इंडिया चैनल के जरिए देना चाहते हैं? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा उत्तराखंड के संपूर्ण मूल निवासी, चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि आत्म मंथन कीजिए। आप बिल्कुल मेरी या किसी की नहीं सुनिए, केवल एक बार आप आत्म मंथन कीजिए कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है, कौन इसका जवाबदार है। एक बार बाबा केदार को साक्षी मानकर, अपने इष्टों को साक्षी मानकर एक बार आत्म मंथन कीजिए, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि आप बाबा केदार को साक्षी मान के अगर आत्म मंथन करेंगे तो शायद कुछ समय जरूर लगे, हमारा प्रदेश फिर वही उत्तराखंड होगा जो सपनों की शहीदों की सपनों की उत्तराखंड थी, जो हमारे पुरखों की धाती थी। एक बार आपको आत्ममंथन करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि मैं जैसे कि बार बार कह रहा हूं, इस जीवन में आना किसी का तय नहीं है, परंतु जाना तय है, निश्चित है जाना तय। तो पुनः आपसे एक बार आग्रह है कि आत्ममंथन कीजिए और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए
और देश की बेहतरी के लिए विचार कीजिए। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। उसको लड़के को बुलाना। ये भुवन कठाई जी थे हमारे साथ। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड की बात करता हूं, उत्तराखंड की खुशहाली की बात करता हूं। आप लोग चिंतन मंथन कीजिए कि हमारा उत्तराखंड कैसे था, कैसे हमें उत्तराखंड चाहिए और किस तरह का उत्तराखंड होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है, पहाड़ की खुशहाली की जरूरत है। और हम भुवन कठाई के इस 1 घंटा जो 10 मिनट का हमारे साथ एक लाइव इंटरव्यू हुआ है, उसके हमने सारे अंशों पे उनसे बातचीत की, पहाड़ के मुद्दों पे बातचीत की। वो बाबा केदार की बात करते हैं कि बाबा केदार चाहेंगे तो इस राज्य में बहुत कुछ बेहतर होगा, और उम्मीद करते हैं कि राज्य के लोग भुवन कठाई जैसे जो पहाड़ प्रेमी सैनिक हैं, पहाड़ की जो भावनाएं जिनके दिल में बसती हैं, पहाड़ प्रेम जिनके अंदर बसता है, पहाड़ की थाती थाती उनके अंदर बसती है, उनका अनुसरण करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। धन्यवाद।